हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम मेंस की प्रिपरेशन की बात करेंगे। राइट, प्रीलिम्स हो चुका है, अब मेंस की बारी है। तो मोस्टली जो मेन गेम होगा ना, वो मेंस का ही होता है, जो आपके सिलेक्शन को डिफाइन करेगा। इंटरव्यू का उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि मेंस का होता है। राइट, तो मेंस के लिए आपको क्या है कि आपको पूरा तैयार करके राइट, तो मेंस में अगर आप 800 प्लस स्कोर कर लेते हो, राइट, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं श्योर शॉट हो जाता है कि आप अंदर आओगे। राइट, तो देखो मेंस की जो अगर इंटरव्यू की आप कट ऑफ देखोगे, सिलेक्शन की कट ऑफ वो 950 टू 960 जाती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अगर आप उसमें से 800 मार्क्स अगर आप अपने मेंस में स्कोर कर लेते हो, या फिर 800 टू 810 स्कोर कर लेते हो, तो फिर आपका जो इंटरव्यू का इम्पैक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं एकदम मिनिमल हो जाता है। कि अगर आपको उसमें मान लो कि 150 नंबर भी मिलते हैं इंटरव्यू में, तो भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं श्योर शॉट हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको जो अपने लिए एक मार्क्स जो डिसाइड करके रखने की कि मुझे इतना मिनिमल लेवल पे स्कोर करना है, वो कहाँ तक स्कोर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 810 तक। ठीक है, 800 से 810, तो इतना आपको टारगेट अपना प्रोजेक्टेड स्कोर लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखो इसको थोड़ा ब्रेकआउट कर लेते हैं। अगर मान लो आपको 810 या फिर 800 तक स्कोर करना है, ओके, तो अब इसको स्कोर करने के लिए आपके पास कीजिए क्या क्या है। GS1, GS2, GS3 और GS4। ठीक है, एक हो गया आपका ऐसे, ठीक है, और दो आपके ऑप्शनल्स हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब इसी में से आपको टोटल अपना स्कोर करना है। तो ऑप्शनल से आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान लो कि अगर आप 280 तक स्कोर कर ले जाते हो, ठीक है, अगर आपने 280 तक आपका ये हो जा रहा है कि ऑप्शनल में आपके स्कोर आ जाएँ, ठीक है, और अगर आपने मान लो कि अगर आपके ये GS2 और GS4 इन दो सब्जेक्ट से भी मिला करके अगर आप ले आते हो लगभग 220 मान लो, ठीक है, तो ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं आपका अगर 500 मार्क्स अगर आप आके आ जाते हैं। और पता है देखो ये चीज़ होती है कि GS2 और GS4 में जो मार्क्स स्कोर करना है ना, वो आसान है। जनरली लोगों को मिलते हैं 120, 130, 125 भी मिलते हैं। और GS1, GS3 में मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक तरीके से GS2 और GS4 को आप अपना ऑप्शनल ही समझो। ठीक है, उसी तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि GS2 और GS4 में आप कब की मार्कशीट उठा के देख लेना। लास्ट ईयर की मैं अगली वीडियो में फॉर रेफरेंस लगा भी दूंगा, कि जहाँ पे आप देखोगे कि GS2 और GS4 के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ना, जो लोगों को मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सबके 100 प्लस हैं। या फिर GS1 और GS3 का कंपैरिजन में GS2 और GS4 में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, हर साल का है। तो अगर आप GS1 और GS3 के बजाय, ठीक है, अगर आप GS4 पे ज़्यादा मेहनत करते हो, GS4 और GS1 पे, ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे एज़ कंपैरिजन टू ये। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत किस में करनी है, GS4 और GS1 प्लस ऑप्शनल्स। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा। अगर आपकी ये ऑप्शनल GS4 और GS1 से यहाँ से अगर आपके 500 मार्क्स हो जाते हैं, फिर आपके क्या बच जाएंगे, ऐसे GS1 और GS3, इन तीनों को मिला करके आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, 300 के करीब। ठीक है, 300 से 310 मार्क्स। ठीक है, उसमें देखो अब आपके मान लो कि ये 300, अब यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट भी बचे। अगर आपके ऐसे में 110 मार्क्स आ जा रहे हैं, ठीक है, बाकी इन दोनों में से आपके अगर एक में 90 या फिर 100 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो भी आपका ये पूरा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको ब्रेकआउट करके रखना है कि कहाँ से मुझे कितने मार्क्स स्कोर करके चलने, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आगे की प्रिपरेशन होगी। ओके, तो ये तो थोड़ा मार्क्स की बात हो गई कि कितना हमें टारगेट ले करके चलना है, किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हैं। अब देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मोस्टली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी 2025 का अटैम्प्ट देंगे, ठीक है, अगले साल का मेंस देंगे। क्योंकि अभी जो जिस तरीके से मैं बताऊँगा वो 2024 के प्रिपरेशन के लिए उनके लिए थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी, लेकिन मेजर हेल्प आउट उनके लिए नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके लिए अभी टाइम कम है। उनके पास लगभग अभी सिर्फ 90 डेज़ हैं। तो 90 डेज़ में अगर ये उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप, तो बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिवली आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आप कर लोगे। अदरवाइज़ जो लोग आगे के अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगी अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आगे की। अब देखो मेंस की बात, मेंस के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं, और एक आता है आपका एक आंसर होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है, हर पेपर का यही रूल है। अब देखो मेंस को समझने के लिए आपके पास 2 कंपोनेंट है, एक क्वेश्चन और एक आंसर। तो इनको 2 कंपोनेंट में हम लोग, ठीक है, समझेंगे उसी तरीके से। अब रही बात, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन, पहली बात तो किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है, ये हो गया। और तीसरी चीज़, फिर क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको किस तरीके से, क्या नाम है, आप ये डिटरमाइन कर सकते हो,
या फिर रिपीटेटिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि कहाँ किस सेगमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता लगेगी। फिर और क्वेश्चन के डायमेंशन क्या है कि किस किस डायमेंशन में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही, इन सारे टॉपिक्स को अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी मैं बस एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको क्वेश्चन के बारे में जानना है। फिर आगे आ जाओ आंसर के बारे में। आंसर के बारे में क्या है, आंसर हर एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कैसे होगी, या फिर आंसर राइटिंग मान लो यहाँ पहली चीज़ें लिख देते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। कि लाइक आपने सारा मटेरियल पढ़ लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके लिए आपको अब उसको 150 वर्ड या फिर 250 वर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ होगी आपके लिए फिर कंटेंट। अब आपको आंसर राइटिंग लिखनी है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होगा तभी तो आप उसको लिखोगे, ठीक। फिर तीसरी चीज़ आंसर राइटिंग में आपके लिए क्या होगा, कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाद इसमें आपकी क्या चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी कि जो आपने आंसर लिखा है उसका रिव्यू, कि रिव्यू कैसे होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ से। अब देखो क्वेश्चन, अब इनका क्वेश्चन का सोर्स क्या होना चाहिए आपके पास, वो होगा आपका PYQ। क्योंकि PYQ होगा, PYQ देखोगे तो उसी से आपको पता चलेगा डायमेंशंस क्या क्या आते हैं, टॉपिक कौन कौन से जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेटिव हैं, जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, ये चीज़ें। तो आपको फिर एक पर्टिकुलरली जो PYQ से देखने से ना ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। फिर इससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्या चीज़ें मैं पढूँ, क्या नहीं पढूँ, क्या मेरी जो प्रिपरेशन चल रही है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, कि मैं कुछ भी पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप PYQ लगाओगे तो इससे आपको ये चीज़ें पता लगेगी, इससे आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपकी पढ़ाई की, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएगी। अब आंसर का सोर्स पे आ जाते हैं। आंसर के लिए आपको क्या करना है, आंसर के लिए उठानी है आपको टॉपर्स कॉपी, ठीक है, टॉपर्स कॉपी। अब टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है ऑनलाइन, बाकी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। टॉपर्स कॉपी देखने से क्या होगा, आपने टॉपर्स कॉपी देख ली, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे लिखा जाता है, 150 250 वर्ड में किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, आंसर का कंटेंट क्या है, वो चीज़ें आपको पता लग जाएगी, कंटेंट कैसे बनाया जाता है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए कंटेंट कैसे डेवलप करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, टॉपर्स नोट्स। टॉपर्स नोट्स देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कंटेंट कैसे डेवलप करना है, कि आपका जो क्या नाम है नोट्स हो वो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा कि आप अपनी नोट्स ही इस तरीके से बनाओ कि वो आपका आंसर राइटिंग ही है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में 150 वर्ड का आंसर लिखना है तो नोट्स भी आप उसी फॉर्मेट बनाओ कि आपकी 150 से 200 वर्ड्स की नोट्स ही बने आपकी, ठीक है। तो उस तरीके से किस तरीके से करना है और उसका रिव्यू किस तरीके से होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन के बारे में पहले आ जाते हैं टॉपिक पे, कि क्वेश्चन के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक एक्सेल सीट है जो मैंने बनाई हुई है, जो कि मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो जैसे आप देख रहे होगे तो ये क्या है, ये आंसर, ये मेरी क्वेश्चन शीट है। अब जैसे ये GS1 की है, ये GS2 की है पूरी, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक के अभी हैं। इसमें अभी 23 के अपडेट करने हैं, वो मैं करके भेज दूंगा। फिर ये देखो, ये GS3 के हैं और ये GS4 के हैं, ओके। तो ऐसे ऑप्शनल के भी हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, अब आपको इसमें से देखो करना क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला क्या है, आपको टॉपिक देखना है। तो हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया है तो आपने यहाँ से देख लिया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के क्वेश्चन आए हुए हैं। 1857 के अप्रेजिंग को क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। फिर देखो मिड 18th सेंचुरी के लेके फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को लेकर के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर ट्रेडिशनल जो डिक्लाइन हुआ है इंडस्ट्री का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में, वही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे करके सारे आपको टॉपिक्स देखने की किस किस टॉपिक से कौन कौन सा, देखिए जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वहाँ से सिर्फ देखो आपको 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर देखो 21 में एक क्वेश्चन आया, 22 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन कम आए हुए हैं। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड, देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग हर साल ही लगभग पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इससे देखो हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। रोल ऑफ वुमेन के रोल से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी देखनी है इस तरीके से कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कौन कौन से आए हैं। अब जैसे इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर से आप देखोगे गंधार स्कल्पचर का क्वेश्चन आया हुआ है, सेम चीज़। और देखो फिर आगे ग्रीको बैक्टीरियन, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन द गंधार आर्ट, फिर से गंधार आर्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आके इन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज एंड अर्ली आर्ट एंड हिस्ट्री, उसी चीज़ का क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो वही चीज़ें हैं जो पूछ रहे हैं
थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा किस चीज़ का है, अब हमें ये पता लग गया कि किस टॉपिक से हमें कहाँ कहाँ पे कितना फोकस करना है। जब आपको ये पता लग गया कि किस टॉपिक से आपको मेजॉरिटी पार्ट क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हमारा पैटर्न, कि उनका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न पे हम देखेंगे, पैटर्न पे क्या है कि इस साल उन्होंने उसको 150 वर्ड में पूछा, अगले साल उसको 250 वर्ड में पूछ लेंगे, ठीक है। कभी उन्होंने उसको स्पेसिफिक सेंस में पूछा है और कभी उनको ब्रॉडर सेंस में पूछ लिया है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता लगेगी वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ये चीज़ें पैटर्न। तो ये देखो आप, तो अभी क्या था, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जैसे आप इस ये वाला एग्जांपल ले लो कि इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है कि कहाँ गया क्वेश्चन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, हाँ देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम बट आल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस ऑफ कंपेरेबल टू मॉडर्न पेंटिंग, ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट द कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ एक स्टेटमेंट है कि जहाँ पे आपको मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूरा बताना था। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो आप कि अर्ली बुद्धा स्टूपा आर्ट वाइल डिस्प्यूटिंग फॉल्क मोटिव एंड नैरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड बुद्धिस्ट आइडल्स इल्यूसिडेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट आर्ट है ना, उसकी कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी पूछ रहे हैं कि वो डिस्प्यूट करते हैं कि मोटिव्स और नरेटिव्स को, ठीक है, उसी चीज़ को बुद्धिस्ट आइडल्स को वो कैसे एक्सपाउंड करते हैं, या फिर जो बुद्धिस्ट जो पूरे स्टूपा वगैरह हैं, उनके जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से बुद्धिज़्म के जो क्या नाम है उनकी फ़िलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है, एक तरीके से वो चीज़ ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप पढ़ो, कहाँ गया, पहला देखिए, देखो इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग द शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। वही क्वेश्चन है, अब इन्होंने इस किसमें पहले बुद्धिज़्म को पूछा था, अब इन्होंने किस पे पूछ लिया, इंडियन फिलोसफी पे पूछ लिया है कि इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स और आर्ट को शेप कर रही है, ठीक है। अब देखो ये देखो, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में फिर इंडियन मॉन्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, इंडियन वो भी आ जाएंगे। उसी चीज़ को एक तरीके से अलग तरीके से पूछ लिया कि इंडियन कल्चर को कैसे शेप किया है इंडियन भक्ति लिटरेचर ने, ठीक है। फिर ये देखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉयन एंड द बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर उन्होंने वही पूछ लिया कि जो लॉयन और बुल की फिलोसफिकल जो उनके रिप्रेजेंटेशन है, उसका हमारी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या रिप्रेजेंटेशन है, या फिर वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी चीज़ को इन्होंने 3-4 बार पूछा है अलग अलग तरीके से। एक बार लॉयन एंड बुल में पूछ लिया है कि फिलोसफिकल चीज़ें कि वो किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेट करता है। एक बार उन्होंने स्टूपा का पूछ लिया है, एक बार उन्होंने, अब क्या पता अगले साल वो मॉस्क का पूछ लें, राइट, या फिर इसी ईयर पूछ लें कि मॉस्क के जितने मीनार्स होते हैं वो चीज़ें, वो जो इस्लाम के डिफरेंट फिलोसफिकल चीज़ें उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। या फिर जैनिज़्म का पूछ सकते हैं कि जैन आर्किटेक्चर है वो जैन फिलोसफी को किस तरीके से मिक्स मैच होता है, तो वो चीज़ें ये पूछ सकते हैं। तो उस चीज़ों में आपको ये देखना है कि उनका पैटर्न क्या है क्वेश्चन को आप पूछने का। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ द महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स, कि महात्मा गांधी के जो थॉट्स है वो प्रेजेंट टाइम्स में क्या थे, ठीक है। अब ये देखो, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन द कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। तो डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल कहीं ना इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट में पूछ रहे हैं कि ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री जो थी कॉलोनियल इंडिया में, वो उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी कैसे खराब हुई, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो, एक्सप्लेन हाउ द प्रेजिंग ऑफ द 1815 एन इंपॉर्टेंट वाटर इन द एवोल्यूशन ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड कॉलोनियल इंडिया। ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट है। अगर आप देखोगे ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, ये थोड़ा वो उसमें है कि स्पेसिफिक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस फैसेट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। फिर से देखो वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पूछ लिया, ये क्वेश्चन उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है कि अगर आपने ये क्वेश्चन आप करके गए होते इस क्वेश्चन का आप आंसर कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से आपका लोकली पूरा रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, The 1857 uprising has the culmination the recurrent big and small local rebellion that had occurred in the preceding 100 years of British rule elucidate, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, और देखो अब उसके पहले वाला आप ये वाला क्वेश्चन देखो,
ये क्लैरिफाई हाउ द मिड 18th सेंचुरी ऑफ द बी सेट ऑफ द स्पेक्टर ऑफ द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का अगर आपने आंसर लिखा होता तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या नाम है डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि क्या नाम डिफरेंट जो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी थी उसकी वजह से किस तरीके से हुआ, तो वो स्पेसिफिक सेंस में था, ये कहीं ना कहीं ब्रॉडर सेंस में है। फिर ये देखो why did the armies of British East India mostly comprised of Indian soldiers win consistently against the more numerous and better equipped armies of then Indian rulers। ठीक है, ये हो गया। और ये फ्रेगमेंट पॉलिसी वाला क्वेश्चन अगर आपने वो लिखा होता तो उससे रिलेट करके कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन आप लिख सकते थे, वाई वाज देयर अ सडन सरप्ट इन फेमाइंस इन इंडिया। तब देखो यहाँ पे वो ब्रॉडर सेंस में था कि जहाँ पे आप फेमाइन का एक पॉइंट डाल सकते थे 1857 वाले रिवोल्ट में, और यहाँ पे क्या है उसी चीज़ को उन्होंने पॉइंट को उठा करके पूरा तरीके से उसमें पूछ लिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में देख लो, मॉडर्न में देख लो, टू वॉट दैट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पे मॉडरेट का इन्होंने पूछा हुआ है कि मॉडरेट का रोल क्या था। फिर यहाँ पे देखो आप देखो मेनी वॉइसेज हैज स्ट्रिटन द इनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो इसमें देखो मेनी वॉइसेज बोल दिया इन्होंने, तो इसमें मॉडरेट भी आ जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी आ जाएंगे, गांधीयन भी आ जाएंगे, ठीक है, रिवोल्यूशनरी भी आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आ गई, वुमेन भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने पूछा है व्हाई डिड द मॉडरेट फेल टू कैरी द कॉन्विक्शन। फिर देखो डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो यहाँ अब वहाँ पे मेनी वॉइसेस था, उसमें वुमेन भी आ जाएंगे, मॉडरेट भी आ जाएंगे, मैं जैसे मैंने बताया। फिर देखो हाउ वुड डिफिकल्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, इंडिया विदाउट गांधी के इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो इन वॉट वेज दिस द नेवल म्यूटनी प्रूव टू बी लास्ट नियर इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन। यहाँ पे इन्होंने उसका नेवल का पूछ लिया है। तो देख रहे हो वो वाला क्वेश्चन जो था वो पूरा एक ब्रॉडर सेंस में था, वो इन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन था एक तरीके से। अगर आपने पहले के क्वेश्चन सारे आंसर लिखे होते उन सारी चीज़ों के बारे में, अगर थोड़ा सा नॉलेज कंटेंट आपने इकट्ठा किया होता। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ो आप 2020 का। सिंस द डिकेड ऑफ द 1920 द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इज सोशल बेस डिस्कस। तो 1920 के बाद से सोशल आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स आ गए थे, लाइक उसमें कम्युनिज्म भी आ गया था, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें मॉडरेट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, उसमें रेवोल्यूशनरी भी थे। तो वो सारी चीज़ें जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बेस, ये क्वेश्चन जो है, और वही क्वेश्चन जो था आपका ये पहले वाला क्वेश्चन, ये मेनिंग वॉइसेस वाला, देख रहे हो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही, आंसर इनका पूछने का तरीका अलग है, इनका आंसर लिखने का जो है ना वो सेम है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके आंसर तो सिमिलर ही होते हैं, बस वो पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। और मोस्टली 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिमिलर नेचर के ही होते हैं, उनके आंसर सेम होते हैं, उनको लिखने का तरीका सेम होता है, उनका कंटेंट मोस्टली लगभग ऊपर नीचे सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको उससे पता लग जाएंगी अगर आप जब ये क्वेश्चन के पैटर्न्स को थोड़ा आइडेंटिफाई करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपको पता लगेगी कि टॉपिक क्या क्या है, क्या आप इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है डायमेंशन पे कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन में जैसे अभी मैंने बात की ना मॉडर्न इंडिया में आपने देखा कि डायमेंशन क्या क्या पूछ रहे हैं वो, कि 1857 का उन्होंने जैसे एक इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट में पूछ लिया कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या क्या है। एक डायमेंशन आपको पूछ लिया कि सोशल कल्चरल पॉलिटी जो थी उसके बारे में पूछ लिया उन्होंने, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी एक डायमेंशन आपको पता लग गया, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में पूछ रहे हैं। एक एक्सपेक्ट आपको कल्चरल एक्सपेक्ट में मिल गया कि कल्चरल एक्सपेक्ट में किस तरीके से क्या रोल था उसमें। एक आपको फिलोसफिकल मिल गया कि फ़िलोसफिकल में जैसे मॉडरेट जो थे उनकी फ़िलोसफिकल जो आइडियोलॉजी जो थी, आइडियोलॉजिकल बेस जो था, मॉडरेट जो थे उनका अलग था, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका आइडियोलॉजिकल बेस अलग था, सोशलिस्ट जो थे वो कुछ और चाहते थे। तो ये आपको डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट आपको डायमेंशंस मिल गए उसको करने के। ठीक है, बाकी एक और आपको मैं एग्जांपल ये देखो आपको मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये देखो ये रोल ऑफ द वुमेन देखो, एक बार इन्होंने क्या है 2014 में क्या पूछा है कि हाउ डज़ द पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने पैट्रियार्की का रोल पूछा है मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन के लिए। ठीक है, फिर देखो इन्होंने क्या पूछा है कि वुमेन इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस द इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा। तो आपको एक बार इन्होंने क्या पूछा है वुमेन के बारे में पूछा है कि लोअर पैट्रियार्की कैसे इम्पैक्ट कर रही है। एक डायमेंशन आपको मिल गया, पैट्रियार्की से आपको देख लेना है पूरा। एक आपको देख लेना है कि वुमेन मूवमेंट जो लोअर स्ट्रेटा जो सोशल है उसके बारे में आपको देख लेना है। फिर देखो व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। तो आपको ये देख लेना है कि वुमेन के जो चैलेंजेस थे टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंगली, टाइम एंड स्पेस का मतलब पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, राइट। तो वो चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। डायमेंशन आपको पता लग गया वुमेन चैलेंजेस। फिर वुमेन के जो थे स्पेस वाइज के मतलब रूरल में क्या है, अर्बन में कुछ और है। ठीक है,
क्या नाम है, अपर मिडिल क्लास में अलग है, मिडिल क्लास में अलग है, लोअर क्लास में अलग जो वुमेन है उनकी अलग है, ठीक है। जो ट्राइबल्स वुमेन है या फिर जो हिमालयन में जो वुमेन है उनके लिए कुछ चैलेंजेस अलग हैं, या फिर जो प्लेन्स में रहती हैं उनके लिए अलग चैलेंजेस है, राइट। तो हर एक चीज़ें के जो वुमेन है वो जो डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट टेरिटोरी में उनके लिए चैलेंजेस अलग है, डिफरेंट टाइम पे उनके लिए चैलेंजेस अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बनाना। अब देखो यहाँ पे उन्होंने किसके लिए पूछ लिया, गिग इकोनॉमी का पूछ रखा है कि रोल ऑफ गिग इकोनॉमी का प्रोसेस क्या है, इंपॉवरमेंट इन द वुमेन, तो उसके बारे में आपको पता लगा है। तो वो चीज़ें आपको जिस तरीके से ऐसे है ना, तो उस तरीके से आपको पूरी चीज़ें उसमें बताना। अब देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये पूछ रखा है कि इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेज जो ड्राइव करते हैं इंक्रीजिंग फेमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो फेमनाइजेशन जो हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसके लिए इकोनॉमिक सोशियो कल्चर फोर्सेज कौन कौन सी हैं, तो वो आपको तैयार करके जानी। अब आपको ये पता चल गया कि वो सोशो और इकोनॉमिक कल्चर पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये चीज़ पूरी आप तैयार करके जाना कि सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ जो हैं वो आपको अब इसके लिए भी, पॉवर्टी के लिए भी कर लेना, वुमेन के लिए भी कर लेना कि वुमेन के लिए किस तरीके से उसको वो पीछे कर रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी का मेन कॉज क्या है, अर्बनाइजेशन के लिए कि इंक्रीजिंग जो अर्बनाइजेशन है उसके लिए सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एक्सपेक्ट कौन कौन सी, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इस तरीके से करनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ अर्बन इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, ये तो उस टाइम के करंट का चलो क्वेश्चन है। फिर आगे आ जाते हैं अफोर्डेबल मास की, देखो यहाँ पे इन्होंने हाउ इफिशिएंट अफोर्डेबल अर्बन मास की ट्रांसपोर्ट टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अर्बन मास की डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा एम्पावरिंग वुमेन इज़ अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब आपको वुमेन का अगर आपके पास टॉपिक है तो वुमेन को आपको पॉपुलेशन कंट्रोल से भी पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास इसमें आपको क्या करना है, एक इंटर रिलेट करके पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ पे एक वुमेन है ना, वुमेन का है, तो आपको वुमेन का ये पढ़ लेना है कि वुमेन का इंडियन सोसाइटी में रोल क्या है, वुमेन का पॉवर्टी और डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, फिर वुमेन का अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड क्या है कि वुमेन कैसे अर्बनाइजेशन में हेल्प करती है, वुमेन का पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है कि वुमेन किस तरीके से पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, कितनी है, उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, उसको क्या क्या पॉपुलेशन में मतलब ऐसा वो चेंज देखना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर वुमेन की जो पॉपुलेशन में कहीं कहीं पे सेक्स रेशियो कम है तो वो क्यों है। तो उस तरीके से आपको पूरे डिफरेंट डायमेंशन खुद तैयार करने पड़ेंगे। वुमेन का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है कि वुमेन के इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन में कैसे कैसे करती है। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। तो अगर आपने उस चीज़ पे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा होता है डायमेंशंस निकाल के, अब देखो जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इसके इंपैक्ट क्या होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, इस तरीके से आप वो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लो आप, अब देखो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है। तो ज्योग्राफी में अब देख लो जैसे आपका ये की नेचुरल रिसोर्सेज देखो हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं, 14 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 में 2 हैं, 16 में भी 2 हैं, 17 में 1 है, 18 में 2 है, 19 में 1 है, 20 में 1 है, 21 में 2 है, 22 में 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा देख करके चेक करना है सारी चीज़। ये मैं बस आपको GS1 का बता रहा हूँ, ऐसे आपको GS2 का करना है, डायमेंशंस निकालने हैं सारे, खुद से बनाने हैं डायमेंशन, जितने ये साइड में लिखे हुए जितने टॉपिक्स हैं उनसे रिलेट करके आपको खुद से डायमेंशन क्रिएट करने हैं, ओके। तो इस तरीके से ही आपको पूरे डायमेंशन PYQ से, तो और PYQ सोर्स ही रहेगा आपका, PYQ से ही आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। PYQ करोगे उससे आपको टॉपिक पता लग जाएंगे, उससे आपको पैटर्न पता लग जाएगा, उससे आपको जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं वो पता लग जाएंगे, डायमेंशंस आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो PYQ एक सोर्स होगा जिससे आपकी ये क्वेश्चन वाला जो पार्ट है ना ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, PYQ से। तो PYQ से आप पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट ऐसे आपको करना है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, इसमें कम से कम आपको 1 वीक देना है, 1 वीक तो एटलीस्ट देना, अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2025 के लिए। अगर आप अभी का मेंस आप दे रहे हो, राइट, अभी 2024 का आपको देना है, तो इसके लिए आप मैक्सिमम लाइक 1 दिन दे देना, 1 या 2 दिन, ठीक है, जिसमें आप पूरा पेपर उसको देख के अच्छे से पूरा करके उन चीज़ों को निकाल के उसका एक कंटेंट आपके दिमाग में पूरा हो जाना चाहिए। कि अगर आप जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन होने चाहिए कि क्या क्या वो पूछती है, किस तरीके से करती है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा पार्ट आंसर। ये तो हमने बात कर ली पूरे क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन का पार्ट जो है उसको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो। अब आ जाते हैं हम बात आंसर की बात करते हैं कि आंसर का पार्ट जो है वो किस तरीके से होगा। तो आंसर का पार्ट जब हम करेंगे तो आंसर का पहला पार्ट जो आ जाता है आंसर हमें लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कंटेंट। तो कंटेंट कैसे बनाएं, अगर आप 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए, या 2025 का आपको अटेम्प्ट देना अगले साल का, तो देखो कंटेंट बनाना है तो इतने लिमिटेड टाइम पे अगर आप कंटेंट बना सकते हो
तो कंटेंट निकालने के लिए देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, आप क्या करो, सबसे पहले देखो कंटेंट के लिए सबसे पहले आपको आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। कंटेंट होगा तो इसको लिख पाओगे। तो कंटेंट के लिए आप क्या करो, सबसे पहले टॉपर्स की नोट्स उठाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या है कि सारे जो टॉपर्स हैं उनका आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उसका मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा फॉरवर्ड करके कि जिनके टेलीग्राम जो टॉपर्स के हैं, ठीक है, उनके टॉपर्स के आप टेलीग्राम चैनल खोलो। उसमें उन्होंने अपनी नोट्स अपलोड की हुई है, ठीक है। सारी नोट्स हैं उनकी, GS1 की, GS2 की, GS3 की। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रही तो आपको फ़ोटोकॉपी शॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मेरे पास पड़ी है, मैं आपको सारी फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, आपको जब इनकी आप ये नोट्स देखोगे ना, तो उसमें आपको पहली चीज़ प्रिपेयर कंटेंट मिल जाएगा ऑलरेडी। अब जैसे मान लो आप 10 बुक पढ़ोगे, उस 10 बुक में से क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर उसकी नोट्स बनाओगे, लिखोगे। अब वही चीज़ एक काम एक बंदे ने ऑलरेडी कर रखा है जो सेलेक्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसकी नोट्स उठानी है। उसकी नोट्स उठाओ, उसमें से उसका जो कंटेंट है वो आपको जो काम का लगे वो आप अपनी नोट्स में डालो। फिर दूसरे को उठाओ, उसमें आपको लगेगी ये चीज़ इसमें पहले वाले ने नहीं लिखा था, दूसरे में। तो ऐसे करके आप अगर 10 से 12 टॉपर्स की नोट्स अगर आप देख लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी नोट्स खुद इतनी डाइवर्स हो जाएगी, खुद आपको लगेगा कि इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपके और या फिर आप मतलब जो चीज़ आपको कम लगे उसको आप गूगल से कर लेना, ठीक है, गूगल से कर निकाल लेना। और तीसरी चीज़, अब जैसे कुछ चीज़ों में आपको लग रहा है कि इसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पा रहा है, या फिर ये नोट्स नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, चैट जीपीटी उठाओ, चैट जीपीटी में क्वेश्चन डालो, या फिर गूगल का है बार्ड है, गूगल का बार्ड, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये आपको थोड़ा न्यूट्रल आंसर देगा। चैट जीपीटी थोड़ा लेफ्ट बाइज्ड आंसर देता है, बाकी गूगल से थोड़ा, गूगल बार्ड से आप निकाल सकते हो, राइट। तो ऐसे सबका, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना AI है, अब तो मेटा वालों ने भी निकाल दिया है, तो सबके पास अपना अपना एक AI है। वहाँ से आप क्या करो, उससे आंसर थोड़ा क्रिएट करो, उसमें देखो डिफरेंट आंसर क्रिएट करो, उसमें रेफरेंस के साथ निकालो, तो रेफरेंस भी आपको मिल जाएंगे, उसमें आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसको अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लो। तो इससे क्या होगा, ये आपका यहाँ से कंटेंट तैयार होगा, कंटेंट पूरा आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं आंसर राइटिंग की बारी, कि आंसर लिखने कैसे हैं। तो आंसर लिखने के लिए आप क्या करो, टॉपर्स कॉपी उठाओ। टॉपर्स कॉपी उठाओगे, आप क्या करो, 10 से 12 टॉपर्स की कॉपी देखो। जब 10 से 12 आप टॉपर्स की कॉपी को देख लोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगी आंसर लिखने कैसे हैं, कि 150 वर्ड में आंसर कंप्लीट कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सेंटेंस नहीं लिखने होते। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है टॉपर्स कॉपी से, उसको इन्फ्लुएंस होकर के, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें से नोटिस करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अब आप जैसे टॉपर्स कॉपी देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि इंट्रो कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। और 150 वर्ड में सबसे मोस्ट प्रोबेबली 150 से 250 वर्ड में आंसर जो होता है वो कैसे लिखना होता है, कि आपको सेंटेंस वहाँ पे लिखने ही नहीं होते हैं, पूरा सेंटेंस जैसे आप बना करके लिखते हो, दिस इज़ नोन एज ये वो, ऐसा कुछ नहीं। एग्जामिनर जो वहाँ बैठा है उसको सारी चीज़ें पता है, उसने अगर क्वेश्चन फ्रेम किया है तो उसको ये पता है कि उसका आंसर क्या है, सारी चीज़ें उसको पता है। बस आपको वहाँ पे हिंट यही देना है कि एक वर्ड आपको लिख देना है कि आपको भी ये चीज़ें पता है, आपको डिफाइन कुछ नहीं करना। अगर आपने वो वर्ड वहाँ पे लिख दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको ये चीज़ पता है, इसको इस बारे में नॉलेज है, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो वहाँ से क्या है, टॉपर्स कॉपी देख करके आप क्या से आपकी आंसर राइटिंग जो कि वो बिल्डअप होगी उस चीज़ के लिए, वो तरीका उसमें कर सकते हो। कंटेंट जो आपको निकलेगा, कंटेंट आपको टॉपर्स की नोट से निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, गूगल से निकाल सकते हो, क्रक्स बना करके, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये चीज़ें, तो इससे आपका क्या है, यहाँ से आपका आंसर वाला पैटर्न थोड़ा तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो इससे अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो इससे आपका आंसर वाला जो पार्ट है ना, वो आपका थोड़ा क्लियर कट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये मैंने थोड़ा आंसर वाला पार्ट आपको थोड़ा बता दिया कि आंसर कैसे इसमें आपको राइट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी, क्या सोर्स होने चाहिए आपके। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो मेंस है ना वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अगर आपकी इस चीज़ को करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस, अब देखो जैसे आप मान लो 10 ईयर का PYQ लगाते हो, ठीक है, 10 ईयर के PYQ लगा रहे हो, तो 10 ईयर के PYQ अगर आप लगाओगे तो उसमें देखो, उसमें से 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना वो आपके रिपीट होंगे। जैसे हर पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो GS1 है, GS1 में 20 क्वेश्चन है, तो इस 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो कि आपके PYQ से आएंगे। मतलब पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन टॉपिक वही होगा, थीम वही होगी, चीज़ें सेम होंगी, आंसर भी उसका लगभग
थोड़ा मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। अगर आपने PYQ सॉल्व किया तो 10 से 12 क्वेश्चन आप डायरेक्टली वहाँ सॉल्व कर लोगे। फिर बाकी पीछे जो रह जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ये आते हैं करंट बेसिस पे। करंट बेसिस पे मतलब जो ऐसे जो करंट में चल रहे हैं या फिर इधर उधर से, तो इन क्वेश्चन को आपको करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, यहाँ से आप कर लेते हो इतना, तो इससे आपके आधे मार्क्स श्योर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप अटेंड करके जाओगे तो इसमें आपके उतने मार्क्स नहीं आएंगे जितने आपके इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये श्योर शॉट वाले होते हैं, इसकी आपने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है, तो यहाँ से भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके अप्रॉक्सीमेटली आप अगर इन दोनों चीज़ों को अच्छा लिख के आ जाते हो तो 95 to 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये GS1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके इतने आ जाते हैं तो भी आपके मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप क्या नाम है 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हो GS1 में, ओके। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब जैसे 20 क्वेश्चन हैं, हाँ 20 क्वेश्चन हैं और लगभग आप देखोगे 4 GS के हैं, तो मतलब कितने 80 क्वेश्चन ये हो गए। ऑप्शनल में देखोगे एक 29 क्वेश्चन होते हैं जो करने के लिए होते हैं ऐसे, तो 2 पेपर होते हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे लगभग 58 60 58, हाँ 58 ये हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए 8 × 13 138 ना, 138 क्वेश्चन हो गए 1 साल के, ये 1 साल के हैं सिर्फ, ठीक है। अब 1 साल के आपके 138 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन को करने में आपको लगभग कितने 10 मिनट लगेंगे मान लो, अभी स्टार्टिंग में कंटेंट बनाने में, देखने में, करने में 10 मिनट मैं मानता हूँ, तो इसको कितने हो गए 1 साल का पेपर करने में ही आपको सिर्फ कितने हो गए 1380 मिनट लगेंगे टोटल। 1380, इसको आपको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दोगे कितने आ जाएंगे ये आ जाएगा आपका 20 और 3 23, मतलब 23 घंटे आपको सिर्फ लगेंगे 1 साल का पेपर करने में। और अगर ये आप मान लो एक दिन में अगर आप 12 घंटे भी बैठ के करते हो, एक दिन में आप 12 घंटे 15 आवर की अगर आप सीटिंग करोगे तो 12 घंटे की उसमें पढ़ाई होगी। तो अगर ये आपकी 12 घंटे आप कर लेते हो तो ये भी तब भी आप देखोगे 2 दिन आपको लग जाएंगे लगभग 1 साल का पेपर करने में, 2 दिन। मैं 10 मिनट अगर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कभी शुरुआत में तो 12 भी लगेंगे, लास्ट में जाते आते 5 मिनट भी लगने लगेगा, 4 मिनट भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 2 दिन आपको लग रहे हैं, 10 दिन। और अगर आप 10 साल के पेपर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कितने लग जाएंगे 20 दिन। तो मान लो अगर 1 महीना भी लगता है 30 दिन, 30 दिन में भी अगर आप 10 साल के पेपर कंप्लीट कर लेते हो ना ये पूरा आपका, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, जो आंसर राइटिंग आपने की है वही आपका कंटेंट है, बाकी टॉपर नोट्स है उससे आप पूरा देख लेना, उससे आपकी कंटेंट भी साथ में प्रिपेयर बिल्टअप हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, उसमें आपको ऐड ऑन करने हैं। ऐड ऑन क्या क्या होगा, ऐड ऑन में जैसे आपका मैप, डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा ग्राफ, ये चीज़ें क्या हैं, आपको हाफ मार्क्स ऐड ऑन देंगी। हाफ मार्क्स का ऐड ऑन क्या क्या मतलब होता है, एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन है, सब में अगर आपको हाफ मार्क्स भी ऐड ऑन हुए तो 10 नंबर आपके सीधे सीधे ऐड ऑन हो जाएंगे। 10 GS हैं तो 4 GS हैं, टोटल 40 मार्क्स आपके ऐड ऑन सीधे सीधे हो गए। 40 मार्क्स पता है आपका सीधे सीधे ऊपर पहुँच जा रहे हो, मतलब नहीं बंदा जो नहीं है लिस्ट में वो सीधा IAS बन गया, ठीक है। क्योंकि 960 कट ऑफ जाती है, 1000 पे आप सीधा ऊपर हो, IAS पे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 40, तो यही मार्क्स हैं, ये आधे जो मार्क्स हैं ना, यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जो बंदे मतलब नीचे रह जाते हैं, या फिर क्योंकि आंसर सबने ही लिखा होता है, लेकिन ये हाफ मार्क्स का डिफरेंस ही आपको कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचाता है, लिस्ट के IAS बनाता है और किसी को पीछे छोड़ देता है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड ऑन वाली, कि आप मैप्स कैसे बनाते हो, डेटाबेस आपका क्या है, ग्राफ्स किस तरीके से आपने बनाए, जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे मेहनत करो। और बाकी जो लोग अभी, ये तो उन लोगों के लिए था जो अभी 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो 2025 का दे रहे हैं उनके पास काफ़ी टाइम है, वो आराम से कर सकते हैं, आराम से दिसंबर तक का टाइम लो, ऑप्शनल पूरा ख़त्म कर दो, 10 साल का नहीं तो ज़्यादा टाइम मिले 15 साल का ख़त्म करो, सारे क्वेश्चन कर दो, सारी चीज़ें करो, हर एक क्वेश्चन का बनाओ, और उसी क्वेश्चन को जब आप PYQ को सॉल्व करो ना तो उसको एक नोट्स के फॉर्म में लिखते रहो। उसका वो जो आंसर आप लिखोगे वही आपकी नोट्स भी बन जाएगी, उसी से आपको उसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो नीचे ऐड ऑन कर देना उसी पेज पे। जिससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो गई, आपके PYQ भी कंप्लीट हो गए, PYQ एनालिसिस भी हो जाएगा आपका इसी में, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग की, आपको PYQ को सोर्स मार के जब आप PYQ एज अ सोर्स आप कर रहे हो ना, तो उस तरीके से होता है। आपने PYQ कंप्लीट भी कर लिया, आपने क्वेश्चंस भी देख लिए, आपने उसके आंसर राइटिंग भी कर ली। अब देखो ऐसे करके ना, मतलब 138 क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखोगे 10 साल में 1380 क्वेश्चन जो हो गए ना आपके, ये 1380 क्वेश्चन। अब ये 1380 क्वेश्चन आपको कुछ लोग कहते हैं मैं लास्ट के 1 महीने में कर लूँगा, तो इतने आसान नहीं होते। हर क्वेश्चन को अगर 5 मिनट भी लगेगा, 10 मिनट भी आप मान के चल रहे हो ना, तो ये देखो 10 साल के पेपर करने में हो जाएंगे आपके 13,000
13,800 मिनट्स लगेंगे आपको टोटल। और इसको देखोगे अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर लो तो ये आपके आगे भाई कितने 230 आवर, 230 आवर आपको लगता है कि एक निकाल लोगे आप एक दिन में। अगर आप मान लो कि 6 घंटे की सिटिंग भी मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप 8 घंटे बैठोगे तो आपकी 6 घंटे पढ़ाई होगी, ठीक है। तो 6 घंटे के हिसाब से तो भी आप देख लो कितने हो जाएंगे ये 80 6 चौक 24 40, हाँ लगभग 40 दिन के बराबर हो जाएंगे। अगर आप हर दिन डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते हो 8 घंटा बैठ के तो जाके आप 40 दिन में कवर कर पाओगे। और ये जनरली हो नहीं पाता, तो इसके लिए और टाइम लग जाएगा, लगभग आप देखो और ऊपर ही जाएगा, 6-7 महीना, 4 महीने तो लग ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो कोशिश करो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर है, ताकि आपको और टाइम मिल जाए, कंटेंट बिल्डअप करने में टाइम मिल जाए और चीज़ें करने में टाइम मिल जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो। देखो मैंने आपको क्वेश्चंस का भी बता दिया है, आंसर का किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है, सोर्स भी बता दी है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो टॉपर्स के जो चैनल हैं उनके जो कॉपीज़ हैं वो भी भेज दूंगा, नहीं अगर भेज पाए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग अगर आपको, अब ये है कि इवैल्यूएशन कैसे करें, तो इवैल्यूएशन करने के लिए क्या है ना, इवैल्यूएशन आप खुद से करो। आप जैसे आपने आंसर्स लिख लिए, फिर आप क्या करो, टॉपर्स की कॉपी देखो, ठीक है। टॉपर्स कॉपी आप देखोगे तो उससे आपको खुद पता लग जाएगा कि सामने वाले ने कैसा आंसर लिख रहा है, मैं कैसा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पता लग जाएगा कि आपके आंसर में सामने वाले के आंसर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से उसको चेंज करना चाहिए, कहाँ से मैं उसको थोड़ा, मैं क्या लिख रहा हूँ सामने वाले ने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका जो सेल्फ एनालिसिस होगा ना वही आपको डेवलप करेगा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खुद कॉपी चेक की हुई है, राइट, जो क्या नाम है कोचिंग में जो कॉपी चेक होती है आपकी, अगर आप कोचिंग के टेस्ट वगैरह देते हो वो उन्होंने वहाँ पे कॉपी चेक की हुई है, राइट। मैंने खुद देखी है, मैं खुद ने खुद की कॉपी चेक की हुई है। तो उससे मैंने एक ही एक्सपीरियंस ये मिला कि सामने वाला जो रिव्यू देता है ना वो उतना परफेक्ट नहीं होता जितना आप अपना खुद का रिव्यू। शुरुआत में आपको थोड़ा कठिन लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार जब आप अपना खुद का रिव्यू करने लगोगे ना, और वो जितना बेनिफिशियल होगा ना आपके लिए, वो उतना कोई और बेनिफिशियल नहीं कर सकता। तो जो सेल्फ रिव्यू है ना वही सबसे बेटर होता है, और उसी पे आप सबसे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एट लास्ट वही इम्पैक्ट करेगा इन द एग्ज़ाम। क्योंकि सामने वाला कुछ बताएगा, वो कुछ भी इतना पेज भर के लिख दे, कुछ मतलब का नहीं है, राइट। लेकिन जो आप सेल्फ रिव्यू करोगे आपके दिमाग में जुड़ जाएगा, उसी से आपकी आंसर राइटिंग और डेवलप होगी और उसी तरीके से आप थोड़ा और बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी टोटल इसके लिए। बाकी इन द केस अगर आपको फिर भी इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक मेंस मेंटरशिप का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका जो पूरी डिटेल्स है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में उसकी पूरी डिटेल्स हैं, उसमें इसी चीज़ की पूरी प्रैक्टिस होगी कि कंटेंट कैसे बनाया जाए, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू जो सॉल्व होने चाहिए वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड जो प्रिपरेशन होगी वो किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको पूरी बताई हुई हैं। एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन उसमें दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो उसके लिए आपको जो भी करना हो, जो भी हेल्प हो, तो उस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई, डिटेल सारा ग्रुप में है, फॉर्म्स लिंक्स जो है सारी चीज़ें वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो वहाँ से उन चीज़ों को आप निकाल लेना, ऐसे ही बाकी मेहनत करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट्स हो या फिर और कोई मीन्स के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो, कि जो चीज़ आपको लगती हो कि यहाँ पे मुझे कुछ और चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं जो होगा आपको बता दूँगा। ओके, बाय।